हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे हो? ओके, सब अच्छे ही होंगे। और बेसिकली आज हमारी अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है और मैं फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट कर रहा हूं वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को अकाउंट्स के लिए बेसिक समझाने के लिए अराउंड 3 to 4 क्लासेस दूंगा। उससे क्या होगा, जिसका अकाउंट्स अच्छा है वो भी समझेंगे, जिसके अकाउंट्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, चलिए 11 में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो उनका भी बेस क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनिशियली 3 to 4 क्लासेस बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे ले लेता हूं। आफ्टर दैट आप लोगों के जो जो टॉपिक्स होंगे हम 1 by 1 वो टॉपिक्स बेसिस पे मूव करते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज क्यों किस लिए हो रही है और ये अकाउंट्स होता क्या है, ये आइडिया तो जरूर होनी चाहिए ना। तो वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास हम लोग बेसिक्स पे ही समझने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लास मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं। देखो, इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप लोग जो क्लासेस करोगी, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी समझा रहा हूं आप लोग यही मान के चलना कि आप लोग लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो। लाइव लेक्चर्स मतलब फिजिकल मेरे सामने बैठ के क्लास कर रहे हैं, वन थिंग। एंड सेकेंड वन थिंग इज कि आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ये मत सोचना कि वीडियो में है रहने देते हैं बाद में देख लेंगे। प्रॉपरली अज्यूमिंग कि आप क्लास कर रहे हो, अज्यूम करते हुए कॉपी में नोट डाउन करना सारे नोट्स को। अगर किसी नोट्स में डाउट लगे तो उसको क्वेश्चन मार्क दे के रखना और अकॉर्डिंगली मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिस्कस करना। ओके, ये आपको जरूर करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं जिनका अकाउंट्स अच्छा है बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनके अकाउंट्स में जरा सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम अकाउंट्स पास्ट को भूल जाते हैं, हम अकाउंट्स को अच्छा कर लेंगे। हम मतलब मैं और आप मिलके। याद रखिएगा, स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन 80% to 90% होता है स्टडी के मैटर में। टीचर्स का कंट्रीब्यूशन ओनली 10 to 20% होता है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आप गलती करो तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही को होगा। आप करोगे तो गलतियां भी होगी और गलतियां होंगी तो हम उसे सुधारेंगे भी और आप धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ मूव करते जाओगे, सक्सेस की तरफ मूव करते जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे प्रॉपरली नोट डाउन करना। जहां भी डाउट हो बेहिचक कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिस्कस कर लेना। अगर आपको लगता है बहुत ही छोटा सा बेसिक सा डाउट है, व्हाट्सएप करके डिस्कस कर लो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं समझना ही पड़ेगा ठीक से, कॉल करके डिस्कस कर लो। माइट भी मैं एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं हूं, जब आपने कॉल किया तो मैं जरूर आपको कॉल बैक करूंगा। ओके, चलिए तो मैं आता हूं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर ये तो बताओ अकाउंटिंग क्या होती है। तो बेसिकली देखो, मैं ये बताना चाहता हूं अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग का मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी मीनिंग होती है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट सम मीनिंगफुल डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करोगे, क्यों रिकॉर्ड करोगे भाई? उससे कुछ मीनिंग निकालना है, कुछ डिराइव करना है, तब ना रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग इज व्हाट। अभी कुछ क्लासेस 3 to 4 क्लासेस आपकी थ्योरी ही रहेगी, जर्नल लेजर रहेगा, ठीक है, तो बोर मत होइएगा। तो बेसिकली क्या है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग का मतलब समझते हैं। अकाउंटिंग refers to recording of information to get meaningful data। मतलब वो डेटा, हम इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करते हैं। वी आर कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू डेटा, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन कम्स टू, वो जो डेटा होगा वो डेटा ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ मीनिंग डिराइव कर सके, ठीक है, बेफिजूल का डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटिंग। तो अब आप लेकिन सोचो, अकाउंटिंग मतलब हम लोग तो नॉर्मली सर एक ही चीज को जानते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
राइट? अकाउंट्स, वन डेबिट अनदर क्रेडिट। ऐसा नहीं है बच्चों, अकाउंटिंग बहुत तरीके की होती है। अभी धीरे धीरे आप समझोगे, अभी तक आपने अकाउंट्स के बारे में समझा ही क्या है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, हम जो करेंगे दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सिंपल गेम ऑफ जर्नल्स। इट इज अ सिंपल गेम ऑफ जर्नल्स। अगर आपको जर्नल समझ में आता है, सराउंडिंग थ्योरी समझ में आती है, तो अकाउंट्स आपका है। अकाउंट इज अ सिंपल गेम जिसमें आपको जर्नल्स को और बेसिक थ्योरीज को अच्छे से समझना है। फिर अकाउंट्स में कुछ नहीं रखा है। और वन मोर थिंग, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स आपके लिए मेन सब्जेक्ट एट एनीवेयर। आप एमबीए करो, आप बीकॉम करो, आप सीए करो, आप सीएस करो, व्हाटएवर, आप कुछ भी करो, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल बी योर मेन सब्जेक्ट। ओके, बहुत ईजी है। लेकिन कुछ बच्चे इससे डरते भी है, कुछ बच्चे इसके साथ इंजॉय भी करते हैं। बट हमें क्या करना है, ऐसा करना है कि हम तो इंजॉय ही करें अकाउंट्स पढ़ते समय। ठीक है, चलिए अब अपने आते हैं कि सर तो आपने बोल दिया अकाउंटिंग तो बहुत तरीके की होती है, तो वो कितने तरीके की होती है ये भी बताओ। एकदम बताता हूं, चलो देखो। आप जब अकाउंटिंग में आओगे, आज की क्लास तो बेसिकली प्योरली थ्योरी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास कि ये अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग के अगर पार्ट्स में, सब डिविजन्स में अपने जाएं, तो वी कैन से ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तुम लोगों में बहुत से बच्चे जानते होंगे कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट ना? याद आ रहा है ना? ओके, तो बेसिकली देखो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हम जनरली, पहले एक बात और बताता हूं, ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को ही हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला करते हैं। सब फील्ड्स, थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है तो अच्छे से समझिएगा। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग सर होते क्या क्या है, वही तो बताने जा रहा हूं। बेसिकली देयर आर 5 सब डिविजन्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या सब डिविजन है बताओ, एकदम बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपने आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सब अकाउंटिंग है लेकिन अलग अलग नाम है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो देखो बच्चों, बेसिकली दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है। तो बेसिकली, लेकिन सर ये भी तो पता चलना चाहिए कि इन सब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का रोल क्या है। देखो, मैं सबसे पहले आता हूं कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंस हमें डिस्कस करनी है तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक वर्ड आ रहा है कॉस्ट, मतलब वो अकाउंटिंग जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और उससे रिलेटेड कॉस्ट डेटा डिराइव किया जाता है, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर इसका रोल क्या है एग्जैक्टली नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि मैं बात करता हूं कि हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैं एग्जांपल एक प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कर लो ना, ठीक है, मैं ये लेता हूं कि मैंने ये पेन बनाया। ये आपको लगता है कि ऐसा बना बनाया पेन पूरा का पूरा ऐसा ही आया होगा? नहीं, हमने क्या किया होगा, हमने इसके लिए रॉ मटेरियल्स लाए होंगे, हमने अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को बैठाया होगा, और वर्कर्स को बैठाने के बाद फैक्ट्री स्पेस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा खर्चा भी होगा। सब चीज मिला के ये पेन
मतलब इस पेन में हमें मटेरियल्स दिखाई दे रहा है, लेबर दिखाई दे रहा है, ओवरहेड्स दैट इज एक्सपेंडिचर्स दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यही है ना। तो इन सबको ठीक से नोट डाउन किया गया होगा। नोट डाउन करके आप जब बाजार में पेन खरीदने गए तो सामने वाले बंदे ने सिंपली यही चीज दे दी और आपसे एक अमाउंट चार्ज कर ली। तो पर पेन का चार्ज क्या होना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? हेल्प ऑफ द कॉस्ट अकाउंट। बेसिकली यू कैन से कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग which helps in getting cost of cost data of product or services. ओके, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सर और डिटेल्स में? और डिटेल्स में बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग अभी है नहीं, जब होगी तब हम डिस्कस करेंगे। अब अपने आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है सर। अब एक चीज सोचो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंट। अब आप बताओ, क्या मुकेश अंबानी बैठ के आप ये देखिएगा कि मेरे रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या है, ये बताओ। उसके पर आर की इनकम क्या है आपको पता है? पर आवर दैट टू 24/7 उसकी इनकम 102 करोड़ है। पर आवर की इनकम मतलब मनी इज वर्किंग फॉर हिम, वो भी डेडिकेटेडली। 102 करोड़ पर आवर मैटर करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि वो मैनेजमेंट लेवल पे है, वो बैठ के आपकी मतलब वैल्यू टर्म में रिजल्ट्स नहीं देखेगा। उसे क्या चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन दो जिससे मैं डिसाइड कर सकूं कि ये काम करना है नहीं करना है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बेसिकली वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो डिसीजन लेने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनालिसिस, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज द मैनेजमेंट। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गई है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग which helps in taking decision with the help of various analysis and statements। जैसे याद करो तुम लोग सभी कोई रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस ये सब किया हुआ है। तो वो सब एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है कि डिसीजन लेने में कि ये काम करना है नहीं करना है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है एटसेट्रा। वैसे और डिटेल्स में नहीं जाना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आप और हम क्या है, ह्यूमंस है। एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अगर हम वहां जॉब करते हैं तो वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू मैनेज दैट ह्यूमन रिसोर्स इज द बेसिकली की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने इंप्लॉय को जितना अच्छे से ट्रीट करता है, जितना अच्छे से ट्रीट करेगा उतने अच्छे से काम करवाएगा, और जितने अच्छे से काम करवाएगा उतनी जल्दी आपका ऑर्गेनाइजेशन किस स्टाफ को कहां प्लेसमेंट देना है, किसको क्या सैलरी देनी है, किसको कब प्रमोशन देना है, किसको कब रिट्रेंच करना है, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग का काम है। ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग से एचआर डिपार्टमेंट ही होता है, आई थिंक ये सबने सुना भी होगा। तो बेसिकली दैट इज एचआर अकाउंटिंग। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं, आप अकाउंट्स जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ो, कि अकाउंट्स आपके लिए मेन सब्जेक्ट होगा, और अगर आप अकाउंट्स अच्छे से करते हो तो फ्यूचर में आप जब जॉब में जाते हो, अपना बिजनेस करते हो, बहुत जगह हेल्प करेगा। आपको ये समझना ही है, फ्रॉम द बेसिक समझना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, वो अकाउंटिंग है विच हेल्प्स टू मैनेज employees
इंप्लॉइज को मैनेज करने में हेल्प करता है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो या वॉट एवर में भी द अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग का मोटिव तो यही रहता है, गोल तो यही रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और कोई मोटिव नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशन में गोल यही रहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज द ओनली गोल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देखो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन समझता है कि हम सिंस जिस माहौल में रहते हैं वहां के लोगों से, लोगों को ही प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्हीं से प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन लोगों के टुवर्ड्स भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे एम्प्लॉय है उनके तरफ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है, एंड दैट विल बी मैनेज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। बट बेसिकली जो कस्टमर्स है, डेटर्स है, लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हमें प्रॉफिट देते हैं, जिनके चलते हम जिंदा हैं, उनके लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए CSR मेंटेन करके रखता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी है। इनका क्या मोटिव रहता है? इनका मोटिव रहता है फ्री हॉस्पिटल्स खुलवा दो, फ्री पार्क खुलवा दो, नर्सिंग होम्स खुलवा दो, स्कूल्स खुलवा दो, बच्चे पढ़ेंगे। तो बेसिकली उनके ऊपर भी तो कॉस्ट आता है। तो बेसिकली दैट अकाउंटिंग इज नोन एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ सोशल नीड्स ऑफ सोसाइटी। ओके, तो बस ये ध्यान रखना आपको, वैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें तो आपको इनके डिटेल्स में भी जानने की दरकार नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल्स में भी, लेकिन सिंस आपको ऑब्वियस सी बात है जानना तो जरूरी है ना कौन सी अकाउंटिंग क्या होती है, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सर यही तो वो अकाउंटिंग है जिसे हमें समझना है। यस बच्चों, पूरे सब्जेक्ट में यही है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल वर्ड जो आ जाता है उसका मतलब क्या होता है पता है? पैसों का लेन देन, फंड। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब हम अल्टीमेटली हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। समझ में नहीं आया? लिखते हैं, यस लिखते हैं फिर समझते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग refers to recording of financial transaction of an organization recording of financial transactions of an organization over a particular accounting period to get financial results and position at the end of such period।
देखो इसमें मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होगा ये किनका होगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये रिकॉर्डिंग होगी वो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। मतलब कोई भी कुछ बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने तो 50 लाख का गुड्स खरीद लिया, नहीं रिकॉर्ड होगा। डॉक्यूमेंट कहां है, आपने 50 लाख का गुड्स खरीद लिया, तो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्डिंग करेंगे। किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब आप घर के लिए सब्जी खरीद के लेके आ रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। और ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड होगी। इस पर्टिकुलर पीरियड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन पता लगानी है जब मेरा वो पर्टिकुलर पीरियड खत्म होगा तभी। एट द एंड ऑफ सच पीरियड, मतलब बेसिकली मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ऐसा हम क्यों करें सर, क्योंकि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे, उसे बेचेंगे। सपोज करो मैंने खरीदा 10 रुपया में, 12 रुपया में बेचा, फिर 20 रुपया में खरीदा, 25 रुपया में बेचा। ऐसे करते करते मैं बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करूंगा। तो कभी तो मुझे देखना पड़ेगा ना कितना प्रॉफिट हुआ। सर हम डेली देख लेंगे, 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, 5 रुपया प्रॉफिट हुआ, कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि एक सिस्टम बना लो। आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए भी तो ईयर दिया हुआ है ना, कि भाई ठीक है एक काम करते हैं, 1 साल पढ़ाई करो, फिर आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही क्या होता है ना कि अकाउंट्स में भी होता है कि आप पूरा एक अकाउंटिंग ईयर लो, 12 मंथ्स का पीरियड, उसमें आपने क्या रिजल्ट लिया है, क्या पोजीशन है, आप एट द एंड ऑफ सच पीरियड आप देखो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपने अपनी पोजीशन क्या बना लिया, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, ये सब चीजें हमें पता करनी रहती। बेसिकली हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे। We need to record business transactions। हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने रहते हैं। अब हम आते हैं वन बाय वन। सर आपने ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल दिया उसका मतलब बताओ। चलिए आते हैं अब वन बाय वन इस फाइनेंस जो लिखा गया है ना हमारा पार्ट, उनसे रिलेटेड वन बाय वन इंफॉर्मेशन को लेते। तो नेक्स्ट पार्ट में आ गया हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज की क्लास बेसिकली प्योरली थ्योरी होगी, लेकिन जो भी होगा अच्छे से समझिएगा, काम आएगा फ्यूचर में, आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता रहेगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है ना वो ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर
पर्सनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपके पर्सनल एंड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होती है। मतलब पर्सनल एंड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड ही नहीं करने रहते हैं। ठीक है, ओके, ये समझ में आया? तो सर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है क्या, ये तो बताओ आप। यस बच्चों, देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं। बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो आई थिंक नाम से तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, कैश एंड क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब आप पैसा देके तुरंत ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, और क्रेडिट मतलब आप ट्रांजैक्शंस कर ले रहे हो एंड मनी इज आउटस्टैंडिंग टू बी पेड, जिसे पे करना आपको बाकी है। ठीक है, तो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं पता है? आपने डोमिनोज में जाके पिज्जा ऑर्डर किया, आपने पेमेंट कर दिया, आपको एक रिसिप्ट भी मिली, आप कभी उस रिसिप्ट को देखते हो? दैट इज अ कैश रिसिप्ट या कैश मेमो। तो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट आर वाउचर्स या कैश मेमोज या रिसिप्ट, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए जो बेसिकली आप बोल सकते हो एविडेंस होते हैं, उसे हम बेसिकली किस नामों से जानते हैं? बिल, इनवॉइस एक्सेट्रा। ओके, तो ये हुआ आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन मैं क्या समझाने जा रहा हूं, मैंने क्या बोला देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम वही मूव कर रहे हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्ड ट्रांजैक्शन, मैं एक और वर्ड आपको पहले बताता हूं, इवेंट। इवेंट मतलब सर किसी की बर्थडे पार्टी, एकदम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इवेंट मतलब वी कैन से एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को यू कैन से दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट जो होता है कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, लाइक सर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवी, और ये रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, जैसे आपने 20 लाख का गुड्स खरीदा, 20 लाख के गुड्स में से 8 लाख का गुड्स आपने बेच दिया, तो 2 लाख का गुड्स बचा रह गया ना। तो दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ, जो बचा हुआ गुड्स है दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन इवेंट। रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। मेरी मोतियों जैसी हैंडराइटिंग को अच्छे से समझना। रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन को इवेंट बोलते हैं। ये बेसिकली यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बचा हुआ गुड्स होता है, तो उसे हम इवेंट बोलते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। इवेंट तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, कुछ आइडिया है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इवेंट प्लस
मॉनिटरी मूवमेंट, जिसमें एक पार्ट साइलेंट रहता है। देखो इवेंट प्लस मॉनिटरी मूवमेंट, हम मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में तो भी तो मॉनिटरी मूवमेंट होता है, तो क्या उसको हम ट्रांजैक्शन बोल दें? नो, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन। हम बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो क्या उसमें मॉनिटरी मूवमेंट नहीं होता है? होता है। तो क्या हम उसे ट्रांजैक्शन बोल दें? नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते उसे हम। तो वो क्या है? वो इवेंट ही है, क्योंकि यहां पे एक चीज साइलेंट है। इवेंट प्लस मॉनिटरी मूवमेंट रिलेटिंग टू बिजनेस। और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोग साइलेंटली मानते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड है। तो इवेंट में अगर मॉनेटरी मूवमेंट आ जाता है तो दैट बिकम्स ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मूवमेंट डजंट मीन कि ऐसा ही मूव करना चाहिए। मैंने 20 लाख का गुड्स खरीदा, सामने वाले को पैसा नहीं दिया, बाद में दूंगा, तो क्या मॉनेटरी मूवमेंट नहीं हुआ? हुआ ना, उसके पास से गुड्स मेरे पास आ गया, तो भाई गुड्स भी तो मनी वैल्यू है उसकी। तो मॉनेटरी मूवमेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कैश का लेन देन होना चाहिए। ओके, इवेंट प्लस मॉनेटरी मूवमेंट इज अ ट्रांजैक्शन, ये ध्यान रखिएगा। अब एक छोटे छोटे 2-3 एमसीक्यू पूछते हैं आपसे। सैलरी पेड टू स्टाफ इज ए ट्रांजैक्शन, बी इवेंट, बोथ, डी नन। कौन सा होना चाहिए बच्चों? देखो कुछ बच्चों बोलेंगे ट्रांजैक्शन होगा सर, कुछ बोलेंगे इवेंट होगा, कुछ बोलेंगे बोथ होगा। आई थिंक नन ऑफ द अबव तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, बोथ तो कभी नहीं हो सकता है। नन तो है ही नहीं, सैलरी पे की है भाई, बोथ हो नहीं सकता है। क्योंकि एक चीज सोचो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, आप आके मेरे से बोल देते हो कि सर मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप स्टूडेंट भी तो हो, इज इट लॉजिकल? नो, इट्स नॉट लॉजिकल, बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग कि यू आर अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, दैट मीन्स यू आर अ स्टूडेंट। सिमिलरली व्हेन यू आर सेइंग दैट इज अ ट्रांजैक्शन, transaction means event plus monetary movement. When you are saying कि it is a transaction, that means impliedly you are saying कि that is an event also. So you can't specify, shouldn't specify कि वो event भी है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन बोलते ही वो इवेंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर वो सिर्फ इवेंट है तो आप इवेंट बोलो, लेकिन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट साथ साथ नहीं बोलो। योर आंसर शुड बी ट्रांजैक्शन, राइट ना? सैलरी पेड हुई है भाई, मॉनेटरी मूवमेंट है, स्टाफ को पेमेंट किया है, बिजनेस स्टाफ का कुछ नहीं बताया तो। लेकिन अगर यही डोमेस्टिक स्टाफ हो जाता तो ये क्या हो जाता? ये इवेंट हो जाता, ट्रांजैक्शन नहीं होता। प्रोवाइडेड वो सैलरी जो है बिजनेस से नहीं पेड हो रही हो। अगर बिजनेस से पेड होगी डोमेस्टिक स्टाफ को भी सैलरी, तो उसको, आप तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स भी तो बिजनेस से ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन हो जाता। लेकिन आप घर में बैठे बैठे घर के स्टाफ को, डोमेस्टिक स्टाफ को सैलरी पे करते हो, तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन, दैट इज एन इवेंट। अच्छा, एक बात बताओ, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन, सही है क्या ये, या फिर ये सही है? एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन। कौन सा सही है बोलो? मुझे तो सेकंड वन सही लग रहा है कि एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन। नहीं सही लग रहा है? ओके, यस, गुड, अच्छा है।
देखो एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, हर ट्रांजैक्शन इवेंट होगा ही होगा, क्योंकि इवेंट प्लस मॉनेटरी मूवमेंट मिलके ट्रांजैक्शन बनता है। चलिए गुड, आप लोग समझदार हो। ओके, अब मैं आता हूं और देखिए मैंने अभी जो समझना है आज के क्लास में, हम सिर्फ एंड सिर्फ ये जो छोटा सा इंफॉर्मेशन समझे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है उससे रिलेट करके समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एन आर्टिफिशियल पर्सन। लाइक देखो कि मैं हूं राजेश नांगलिया, मैं तो नेचुरल पर्सन हूं, लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? राजेश नांगलिया क्लासेस। तो दैट इज माय ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वर्किंग अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है who works for his owner or its owner and as a result provides him profit एंड काम करके एज अ रिजल्ट उन्हें प्रॉफिट देता है, और लॉस भी हो सकता है। उस आर्टिफिशियल पर्सन को आप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, और ये आर्टिफिशियल पर्सन बहुत तरीके का हो सकता है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते होता है ना। एक इंसान है दुबला पतला है, एक इंसान है मोटा है, एक इंसान है बहुत अच्छी खासी फिजिक है, एक इंसान है बहुत फेमस है, अलग अलग तरीके के पर्सन होते हैं। मुकेश अंबानी है बहुत रिच है, वैसे ही अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, यहां पे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने लिया है कि होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात की है मैंने, ठीक है। ओके, तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आप सबको पता है सिंगल ओनर, एक ओनर रहता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? एटलीस्ट टू ओनर्स रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ कम होते हैं, लिमिट रहता है। यस यस यस, लेकिन मैं जस्ट एक जनरल व्यू दे रहा हूं, अनलिमिटेड ओनर होते हैं। वो तो जब हम कंपनी समझेंगे तो समझेंगे प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिंगल ओनर है तो पूरा प्रॉफिट एक बंदा ले जाता है, इसमें दो जन होते हैं तो दो या दो से जितने ज्यादा लोग रहते हैं सबको ही लेते हैं, और इसमें तो प्रॉफिट डिवाइड होता है बहुत सारे लोगों में, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा डिविडेंड। तो कंपनी के केस में जब प्रॉफिट बहुत सारे लोगों में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज द डिविडेंड, और कुछ नहीं है। ओके सर, तो ये तो आपने बता दिया। ये पर्सन वर्क करता है, प्रॉफिट अर्न करके देता है, लेकिन एनटीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जनरली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं
कोई स्कूल्स, क्लब्स, सोसाइटी एक्सेट्रा होते हैं, सब स्कूल नहीं आएंगे। तुम लोग बोलोगे ये सर ये स्कूल भवानीपुर कॉलेज, वो तो प्रॉफिट मेकिंग है। आप गोयनका को ले लो, दैट कम्स अंडर एंड। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है सर? आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात तो कर दी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा ये तो गोइंग कंसर्न है। बिजनेस चालू करते समय कोई भी सोचता है कि कल बंद करेंगे, नहीं। तो बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। भाई गोइंग कंसर्न मतलब तो लाइफ ही नहीं पता है। तो क्या जब लाइफ नहीं तो पता है तो बीच में प्रॉफिट और लॉस देखेंगे ही नहीं क्या? नहीं देखेंगे तो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा काम करने का। तो बीच में प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ेगा। तो क्या एडहॉक बेसिस पे कभी भी देख ले, मजा नहीं आएगा। रेगुलर इंटरवल सेलेक्ट करते हैं, उस रेगुलर इंटरवल पे क्या पहुंचे हैं, क्या काम किए हैं, कितना कमाए हैं या गंवाए हैं, ये पता लगाना है। इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसी से रिलेट कर रहा हूं, तो मतलब इसी को कंटिन्यू कर दे रहा हूं। बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। तो बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न है, इफ नॉट, अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब आपने प्लान किया कि दुर्गा पूजा में 15 दिन के लिए एक स्टॉल लगाना है, पहले से पता है लाइफ खत्म होने वाली है, तो उसे बिजनेस नहीं बोलोगे, उसे क्या बोलोगे? वेंचर बोला जाता। मीन्स यू कैन से बिजनेस विदाउट बिजनेस फॉर specific period or specific activity, that is venture. If it is going concern, that is a business. Going concern मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट भी है, दैट इज नोन एज द बिजनेस, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो वो हम लोग समझेंगे, बाद में समझेंगे, वो भी प्योरली थ्योरी है, लेकिन बाद में समझना, आप ही नहीं समझना। तो बेसिकली ध्यान रखना, सिंस बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, as business is a going concern, is a going concern, we need to stop at the end of selected regular period, no financial results and position of our organization। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन एक पीरियड पे रुक के देखना है। तो ये बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, देखो, एंड ऑफ सेलेक्टेड रेगुलर पीरियड, ये बेसिकली क्या होगा पता है? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एंड इस पीरियड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड कभी कभी मतलब बहुत रेयरली 12 मंथ से कम भी हो सकता है, 12 मंथ से ज्यादा भी, लेकिन वंस ही हो सकता है। रेगुलरली तो 12 मंथ्स का ही हो।
क्यों होता है, कब होता है, इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, हम वहां पे डिस्कस अकाउंटिंग पी। और इसके एंड में हम क्या करने वाले हैं, अपना फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन देखने। तो सर अब ये बता रहे हो तो ये भी बता दो ना, फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, एंड पोजीशन का मतलब क्या होता है सर, पोजीशन का मतलब होता है योर एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, दैट इज योर पोजीशन। तो हम कैसे पता लगाते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस तो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता लगाते हैं, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पोजीशन स्टेटमेंट के थ्रू पता। इस पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। इस इनकम स्टेटमेंट को आप जनरली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आता है, बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसको इसी से फिफ्थ से ही रिलेट करते हैं। बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो इसमें क्या होंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अपना पैसा लगाओगे, कैपिटल। आप जब पैसा लगाओगे तो वो कैश फॉर्म में लगाया, बाद में उससे फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, स्टॉक खरीदा, बैंक में पैसा जमा किया, कुछ क्रेडिटर्स इकट्ठा हो गए, और बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, कुछ लॉस भी हो रहा है, कुछ इनकम्स भी आ रही है, कुछ गेन्स भी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली यही है बिजनेस, और कुछ नहीं है, जिसमें आप इनको बेसिकली क्या बोलते हो, ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। और ये क्या है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर करंट एसेट्स। एंड ये तो है ही जो है, जो आपके पास कैपिटल। ठीक है, अगर लोन की भी बात कर ले लॉन्ग टर्म, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये सब क्रेडिटर्स मींस करंट लायबिलिटी, लोन बेसिकली क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल ओनर का पैसा है, मतलब इंटरनल लायबिलिटी। तो बिजनेस के सराउंडिंग यही सब घूमते रहेंगे, तो हमें समझना है वन बाय वन कैसे क्या क्या नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना बिजनेस मतलब इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्टेटस भी हो सकता है, डेटस मतलब याद है ना क्या होता है, डेटस मतलब जिसको हम गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं एंड उसके रेस्पेक्ट में जो अमाउंट हमें जिस लेना है, दैट इज नोन एज द डेटस। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं एंड अगेंस्ट दैट वी हैव टू पे, तो जो अमाउंट हमें पे करना है, जिस पर्सन को पे करना है, दैट पर्सन इज नोन एज द क्रेडिटर।
अब मैं आता हूं, आपको एक बात समझाता हूं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स करने के कुछ बेस होते हैं। मतलब यू कैन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड expenses and incomes in books। तो हमारे पास इसके लिए तीन बेसिस हुआ करते हैं। वन इज द कैश बेसिस, अनदर वन इज द accrual बेसिस, नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। जो ये बेसिस देखो, बस आपसे कोई पूछता है तो थ्योरी में नाम ले देना, लेकिन अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। एक्रूअल बेसिस इज जनरली फॉलोड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। And cash basis is generally followed by professionals। like सर प्रोफेशनल्स मतलब like डॉक्टर जो अपना पर्सनल चैम्बर चला रही हैं, लॉयर्स एटसेट्रा। एंड ये मतलब जैसे सपोज कर लो एक ABC एंड कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये होता क्या है। देखो कैश बेसिस बोलता है कंसीडर ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स which are paid and received। एक्सपेंसेस पे होता है, इनकम रिसीव which are paid and received in cash। किस लिए कंसीडर करें? टू कंप्यूट फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए ऐसा करो, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज पेड ₹20,000। मैं ईयर 2019-20 की बात कर रहा हूं, 12 महीने में मैंने सैलरी पे की 20,000, सैलरी अनपेड है 5,000। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है मालूम है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कंसीडर ओनली ₹20,000 एज सैलरी एक्सपेंसेस। अनपेड मतलब पेड नहीं हुआ है, तो पेड नहीं हुआ है तो नहीं कंसीडर करना, दैट इज कैश एक्सपेंस। ये ट्रू रिजल्ट नहीं देता है, तो ये भी नहीं फॉलो करना चाहिए। लेकिन सिंस प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलाउ करता है। और अगर यही एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है पता है? कंसीडर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू योर अकाउंटिंग ईयर देखो कंसीडर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स
लेकिन किससे रिलेटेड? आपके अकाउंटिंग ईयर से। whether that are incurred in cash और नॉट। कंसीडर करना है आपको, आपने कैश उसमें पे किया कि नहीं किया, लेकिन अगर वो आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब इन दिस एग्जांपल आप जब अगर इसको एक्रुअल बेसिस में कंसीडर करते तो आप क्या करते? कंसीडर टोटल रुपीज 25,000 एज सैलरी एक्सपेंस। एनी डाउट? समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? तो ये होता है एक्रुअल बेसिस और ये था कैश बेसिस। मिक्स्ड बेसिस काम का ही नहीं है, जस्ट नाम के लिए ध्यान रखना, तो हम उसे डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब मैं आ जाता हूं आज की क्लास में। हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाए तुम लोगों के ऊपर। तो मैं बेसिकली लेकिन आप लोगों को छोटा सा कुछ होमवर्क दे रहा हूं। एंड द होमवर्क इज, फर्स्ट वन इज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन था ये बताइएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं ये बताइए। तो ये आपका होमवर्क है और आप बेटर रहेगा, बहुत बड़ा नहीं है, आप ये इनका आंसर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिए। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए और कुछ नहीं करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीजें हमने आज डिस्कस की है। अभी कुछ क्लासेस हम लोग 3 to 4 क्लासेस और लेने वाले हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को जैसे ही बेसिक, मतलब बेसिक इंक्लूड थ्योरी तो जो डिस्कस कर रहा हूं वो तो करूंगा ही, साथ साथ मैं जर्नल एंड लेजर भी डिस्कस। तो आप लोग प्लीज अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन करिएगा, कहीं डाउट लगे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछिएगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।